इंतज़ार काफ़ी लंबा होता जा रहा था और अनाउंसमेंट भी कोई हो नहीं रही थी। पता ही नहीं लग रहा था कि ये ट्रेन कब आएगी। ये तब की बात है जब ट्रेन मैन या फिर आईआरसीटीसी जैसे ट्रैकिंग नहीं आई थी। तो जो ट्रेन का पता करने का सिर्फ एक ज़रिया होता था वो अनाउंसमेंट ही होती थी। अब जो स्टेशन था वो भी कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, एक छोटा-सा स्टेशन था। ना ही कोई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे भी रोहित किसी से बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करता नहीं है। ट्रेन के इंतज़ार में रोहित की हल्की-हल्की झपकी लगनी शुरू हो गई। उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसकी आँख लग गई, लेकिन कानों के पास बिल्कुल सरसराते हुए उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि अभी ये 3 घंटे लेट है, आराम से सोना भाई। जैसे ही रोहित ये सरसराती हुई आवाज़ को सुनता है, अचानक से उसकी जाँख खुल जाती है। वो आएँ-बाएँ देखता है कि कौन है जिसने मुझे ये कहा। वो पाता है कि ना ही सिर्फ उसके बेंच पर कोई बैठा है, बल्कि दूर-दूर तक कोई उसको नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर ये कौन हो सकता है? रोहित को लगता है कि शायद मैंने कोई सपना देखा। शायद मेरी नींद इतनी पक्की थी कि मुझे पता ही नहीं लगा और मैं सपनों की दुनिया में खो गया। लेकिन रोहित इससे पहले दोबारा सोने की कोशिश करता है, एक अनाउंसमेंट होती है। जिस ट्रेन पर रोहित ने जाना था, वो सच में 3 घंटे लेट थी। रोहित की नींद अब जा चुकी थी, क्योंकि सपना इतना एक्यूरेट होना बहुत कम चांस होता है। क्या ये कोइंसिडेंस था? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, रोहित के कानों के बिल्कुल पास से एक बार फिर से सरसराती हुई आवाज़ आती है। कहा था ना रोहित। जैसे ही रोहित ये दोबारा से सुनता है, तो फिर से आएँ-बाएँ देखता है, लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। अब तो रोहित जितना हैरान था, उतना वो डर भी रहा था कि आखिर में ये माजरा है क्या? कौन हो सकता है? कहीं कोई भूत तो नहीं है? क्या सच में क्या सच में रोहित भूत-प्रेतों को मानता था? क्या इससे जुड़ा उसका कोई इतिहास था? वो एक बेहद काला इतिहास था, बेहद खौफनाक इतिहास था। लेकिन रोहित जैसे-तैसे करके घर पहुँचता है। लेकिन आज से रोहित की ज़िंदगी वैसी नहीं थी जैसे वो कई सालों से उस ज़िंदगी को बिता रहा था। रोहित एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था, गाँव का रहने वाला था, लेकिन जब बड़ा हुआ, रोज़ी-रोटी कमाने का समय आया तो शहर में शिफ्ट हो चुका। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और माँ-बाप अभी भी गाँव में ही रहते थे। इसलिए यूँ कहा जाए कि रोहित अकेला रह रहा था अपने फ्लैट में। लेकिन आज ना जाने क्यों रोहित को इस बात का एहसास हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। स्टेशन में उसको जो आवाज़ें आ रही थी बार-बार, कहीं न कहीं उसको वो खाए जा रही थी। कहीं कोई भूत तो नहीं, कहीं कोई प्रेत तो मेरे पीछे नहीं लग गया। लेकिन ऐसा प्रेत जो मुझे कुछ बता रहा है, ना कि मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन क्या आगे जाकर भी ऐसा ही होगा? कहीं ये मुझे परेशान तो नहीं करेगा? रोहित अब ये बातें सोचते-सोचते सो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी बदलने वाली थी। कम से कम 4 या 5 बार कुछ ऐसा हुआ, जिससे रोहित को कुछ होने से पहले ही इशारा मिल जाता और वही सरसराती हुई आवाज़ उसके कान से गुज़रती। जैसे कि आज रोहित काफ़ी लेट पहुँच रहा था ऑफ़िस और रोहित को इस चीज़ की ख़ासी चिंता थी कि आज मैं लेट पहुँचूँगा और मुझे अपने बॉस से डाँट मिलेगी। लेकिन जब वो उस ऑफ़िस से कुछ ही दूरी पर था, तो रोहित के कानों के बिल्कुल पास से सरसराती हुई आवाज़ आई कि आराम से जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगा आज। रोहित फिर इधर-उधर घूम के देखता है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुनाई देती है तो सिर्फ़ वही एक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर कहीं न कहीं रोहित ठीक महसूस ज़रूर कर रहा था, क्योंकि डर तो था कि बॉस
काफ़ी डांटेगा। लेकिन सरप्राइज, किस बात का सरप्राइज? अपने काम के लगन में, भाग दौड़ में, बड़े शहर में आगे बढ़ने की होड़ में रोहित कुछ भूल सा गया था। जैसे ही रोहित ऑफिस पहुंचता है तो उसका स्वागत होता है ताड़ियों से। उसका स्वागत होता है मैनेजर के एक बड़े कस के हैंडशेक से। वो उसको कंग्रेचुलेट कर रहा था। कंग्रेचुलेशन किस बात की? क्योंकि रोहित की कड़ी मेहनत की वजह से उसकी आज प्रमोशन हुई थी। रोहित को पता तक नहीं था, ना उसे कोई लेटर आया था, ना उसे कोई इंटीमेशन आया था। ये एक तरह का सरप्राइज ही तो था। आज रोहित उन आवाज़ों को काफ़ी सीरियसली ले रहा था, क्योंकि ये बहुत अपने आप में अजीब बात थी। अब रोहित इंतज़ार करता रहता कि कब कोई उसको आवाज़ आएगी और उसे कुछ होने से पहले ही पता लग जाएगा। और ऐसा हुआ भी। एक रात जब वो अपने फ्लैट वापस जा रहा था, वो फ्लैट में जाने लगता है, दरवाज़ा खोलने लगता है, उसको आवाज़ आती है कि मत जाओ अंदर, आज मत जाना अंदर, अंदर मौत है। जैसे ही रोहित ये आवाज़ सुनता है, उसकी रूह तक कांप जाती है कि मौत, क्या अंदर कुछ जानवर आ गया है, यानी कि सांप वगैरह, या कोई अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। ये बात सुनने के बाद रोहित की हिम्मत नहीं हुई और रोहित चाबी वैसे ही निकालता है और अपने दोस्त के पास चला जाता है। रात के तकरीबन 2 बजे रोहित को कॉल आती है। कॉल आती है उसके उसी फ्लैट में जो नीचे रह रहे थे उनके, कि कहाँ हो। रोहित कहता है कि मैं तो अपने दोस्त के घर हूँ। जैसे ही उनको ये पता लगता है तो वो राहत की सांस लेते हैं। ऊपर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, सायरन बजने की आवाज़ें आ रही थी फायर ब्रिगेड के, क्योंकि कुछ ही समय पहले रोहित के फ्लैट का सिलेंडर बस्ट हुआ था, फटा था, जिसकी वजह से उसके फ्लैट में आग लग गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर रोहित उस फ्लैट में उस रात को होता तो यकीनी तौर पर आज उसकी जान नहीं बचती। आज तो रोहित को इस बात का पूरी तरीके से विश्वास हो चला था कि कोई ना कोई है जो मुझको बचा रहा है। लेकिन कब तक? क्या यह कोई जाल तो नहीं है? क्या ये कोई किसी प्रेत की चाल तो नहीं है? फिर भी रोहित अब जो हो रहा था उसको होने देता है। छुटपुट घटनाएं होती जहां रोहित को पहले से ही पता लग जाता। रोहित को ये बात फायदा दे रही थी, इसलिए रोहित को किसी तरीके का कोई नुकसान तो हो नहीं रहा था और वो भी बात को आगे ही कर देता था। आज रोहित ने ट्रेन से जाना था किसी काम, सफ़र बहुत लंबा नहीं था तो उसने जनरल डिब्बा किया था। जनरल डिब्बे से जाना था। आखिरी डिब्बा जब ट्रेन रुकती है तो रोहित पाता है कि आखिरी डिब्बे में भीड़ आखिरी डिब्बे में भीड़ काफ़ी कम है, तो मैं यहीं पर बैठ सकता हूँ। लेकिन उसी समय रोहित को आवाज़ आती है कि नहीं, यहाँ नहीं बैठना, इससे अगले वाले डिब्बे में बैठो। रोहित वैसा ही करता है जैसा उसको वो आवाज़ कराती है और रोहित अगले डिब्बे में बैठ जाता है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। कुछ देर तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन एक मोड़ आता है, शायद ट्रेन का सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं हो पाता पटरी से, कुछ भी होता है, लेकिन आखिरी वाला डिब्बा टूटकर बोगी उसकी पटरी से उतर जाती है। कैजुअलिटीज होती हैं, कुछ लोग मरते हैं, काफ़ी लोग घायल होते हैं। उन मरने वालों की सूची में या फिर घायल होने वालों की सूची में रोहित भी हो सकता था, क्योंकि अगर वो आखिरी डिब्बे में बैठता तो यकीनी तौर पर उसकी कैजुअलिटी या फिर उसका इंजर्ड होना निश्चित था। इस दिन के बाद से रोहित को कभी वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। क्या कोई खास विपदा के समय में ही वो आवाज़ उसका साथ दे रही थी? रोहित को वो आवाज़ तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। क्या कोई उसके जानने वाले की आवाज़ थी? क्या कोई उसके पितर की आवाज़ थी? नहीं, एक ऐसी आवाज़ जो काफ़ी अनसुनी थी। लेकिन अब इस बात को
कुछ समय बीत चुका था। रोहित ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। किया इंतज़ार उसने उस आवाज़ का, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा हुआ ही नहीं जिसकी वजह से शायद उस आवाज़ की दोबारा से ज़रूरत पड़ती। जब शादी की बात आई तो सोचा कि शायद मुझे पहले पता लग जाएगा कि मेरी होने वाली जो वैवाहिक जीवन है, होने वाला, वो ठीक रहेगा कि नहीं, मुझे पता लग जाएगा, लेकिन नहीं। हालाँकि शादी भी हो गई, रोहित के बच्चे भी हैं, परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन रोहित को महसूस होती है कमी, कमी महसूस होती है उस आवाज़ की। एक प्रेत से अलग से तरीके का उसका बंधन बन चुका था। लेकिन फिर से एक सवाल तो उसके मन में था कि आखिर मुझ पर ही इतनी कृपा क्यों? क्या वो प्रेत की आवाज़ थी या परमात्मा की आवाज़? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो मेरा उससे संबंध होगा। क्या संबंध था? मुझे नहीं पता। आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या संबंध होगा? क्या कुछ संबंध था भी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल संबंध था। संबंध था कुछ पुराने कर्मों का। कहते हैं ना कि अगर हमने जैसे कर्म किए होते हैं उसका फल कभी ना कभी किसी समय पर आकर मिलता है। हमें कई बार पता लग जाता है, कई बार हम जान नहीं पाते कि किस कर्म का फल हमें कब मिला। ये कर्म था रोहित का, जिसका फल उसे मिला। और वो कर्म क्या था, इसका खुलासा तो होगा इस किस्से के अगले पड़ाव में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, बिल्डअप पसंद कर रहे हैं कहानी का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से ही आपको मेरे आने वाले वीडियो के जो रोज़ाना आता है उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी के बारे में कि कैसी लगी आपको कहानी। अब हम बढ़ते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव की ओर। जैसे मैंने कहा कि रोहित की शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे। रोहित के माता पिता भी धीरे धीरे आ चुके थे शहर में। गांव में अब उसके सिर्फ एक रिश्तेदार बचे थे, वही गांव जहां पर कभी रोहित ने अपना बचपन गुजारा था, खेल कूद किया था। जब से रोहित जॉब शुरू की उसने, वो गांव में तकरीबन तकरीबन आया ही नहीं। लेकिन आज उसने आना था काफ़ी समय बाद। काफ़ी समय बाद कुछ ऐसा मौका आया कि जिसकी वजह से उसको गांव अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आना पड़ा, और वो आया। जब वो गांव आता है तो काफ़ी ज़्यादा आवभगत की जाती है, क्योंकि अब रोहित काफ़ी अमीर बन चुका था, और पैसे वालों की तो हमेशा आवभगत होती ही है। रोहित अपना गांव घूमना चाहता है, वो अपना गांव घूमना शुरू कर देता है। पुरानी यादें उसको ताज़ा हो रही थी। कुछ पुराने मित्र भी मिले थे जो बचपन में रोहित के साथ खेला करते थे। और वो पार्क, जैसे ही रोहित की नज़र उस पार्क पर जाती है और उस जंग लगे झूलों की तरफ, तो रोहित की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। यादें होती हैं ताज़ा, जो बचपन में हुई थी, भयावह, खूंखार, दिल दहलाने वाली। ऐसा भी क्या हुआ था, रोहित को अपने सब दोस्त मिले एक को छोड़कर, जो किसी भी हालत में उसको मिल नहीं सकता था। सूक्ष्म, सूक्ष्म था उसका नाम, और वो अपने नाम के मुताबिक सूक्ष्म ही हो गया इन सब में। आज रात के समय में सभी दोस्त बैठे थे, बातें चल रही थी नई पुरानी, रोहित के शहर की, उसकी लाइफ की, वहीं जो गांव में उसके कुछ दोस्त थे उनकी, उनकी ज़िंदगी की। और बात चलती है सूक्ष्म की, कि आज सूक्ष्म होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सूक्ष्म था कौन, और वो कैसे इस दुनिया से गया, और रोहित के साथ उसका क्या कोई लगाव था? जी हाँ, बेहद। क्योंकि वो रोहित ही था जो आखिरी समय तक उसके साथ रहा, यारी पक्की निभाई। मैंने कहा था ना, कर्म, कर्मों का फल।
सूक्ष्म, रोहित और उसके कुछ दोस्त, काफ़ी अच्छे दोस्त, बचपन में एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। ये जो पार्क की बात हो रही है, ये पार्क नहीं था किसी समय। ये तालाब था छोटा सा। इस गांव में 3 तालाब थे। उन्हीं में से सबसे छोटा तालाब ये था और तकरीबन तकरीबन सबसे गंदा तालाब भी। ग्रामीणों ने, सरपंच ने, पंचायत ने एक बार निश्चित किया कि क्यों ना इस तालाब को भर दिया जाए। भरने के बाद हम इसको पक्की मिट्टी से कवर करेंगे, ठोस मिट्टी से कवर करेंगे और बाद में पार्क बनाएंगे बच्चों के लिए। जैसे ही ये बात बच्चों तक पहुंची तो बच्चे खुश हो गए, क्योंकि ना सिर्फ एक ग्राउंड टाइप बनना था बल्कि झूले भी लगने थे। अभी ये कुछ 8-9 साल के होंगे इनकी टोली सबकी। ये तो खासे ही खुश थे। देखते ही देखते उस तालाब को भर दिया गया। ये जो तालाब था ये अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस तालाब में मुर्दे रहते हैं। बड़े लोग डराते थे शायद कि कोई तालाब के पास जाए ना। तालाब गंदा था, गहरा था, एक तरह की दलदल थी। शायद इस चीज़ से बचने के लिए बड़े बुजुर्गों ने कहानियाँ गढ़ी थी। लेकिन अगर हम किसी किस्से की बात करें या फिर जो हुआ उसकी बात करें तो माना जाता है कि यहाँ पर एक छोटा सा विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में सैकड़ों लोगों को इस तालाब में दफन कर दिया गया। उनकी लाशें बीच इसी तालाब में, या यूँ कहें कि उनकी हड्डियाँ आज भी हैं। ये बातें हमने सुनी थी और डरते भी थे। लेकिन जब इस तालाब का पार्क बना और उस पर झूले लगे तो फिर तो हमारी कोई इस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शन रही नहीं कि हम यहाँ पर जा नहीं सकते। हमारे लिए ही तो बना था सब कुछ, हम क्यों ना जाते। धीरे धीरे जो बच्चे गलियों में खेलते थे, हमारा एक तरह का गैंग होता था, क्योंकि हमसे छोटे बच्चे जो होते थे वो पार्क में आते थे और जब हमारी बारी होती थी झूला झूलने की, हम उनको झूलने नहीं देते थे। और बड़े बच्चे झूला क्या ही झूलते, उनको शौक था क्रिकेट का, फुटबॉल का। उसके लिए गांव से बाहर कुछ ग्राउंड थे, वहाँ पर ही वो जाते थे। कुल मिलाकर इस पार्क पर हमारा कब्जा था। हम समझते थे कि हम मालिक हैं इस पार्क के, जो गलतफहमी थी। मालिक तो कोई और ही था। कुछ देर से ऐसे ही चल रहा था। हम सब उस पार्क में जाते, खेल खेलते और वापस आते। एक बार जब हम उस पार्क में जा रहे थे तो सूक्ष्म हमारे साथ जा रहा था, हर बार की तरह। लेकिन इस बार कुछ अजीब, कुछ अलग। सूक्ष्म से काफ़ी अच्छी महक आ रही थी, किसी बड़े ही अच्छे परफ्यूम की। हम सब ने पूछना शुरू किया कि भाई ये कहाँ से परफ्यूम चढ़ का है ना, सेंट शेंट का है ना। तो सूक्ष्म हंस के कहता है, हाँ भाई सेंट शेंट कर आया हूँ। मेरे ना मामा जी आए हैं शहर से, बड़ा अच्छा सेंट लेकर आए हैं। छोटी सी डिब्बी है लेकिन देखा कितनी अच्छी खुशबू है। वो परफ्यूम था अल्कोहल वाला। और उसी परफ्यूम को डालकर सूक्ष्म चला गया उस पार्क में समेत हमारे। जैसा हमने कहा कि आज तक किसी भी तरीके की कोई समस्या आई नहीं थी, लेकिन आज कुछ अजीब ही होने वाला था। उस पार्क में कुछ ऐसे झूले लगे थे जैसे कि एक दूसरे के ऑपोजिट हम बैठ सकते हैं, काफ़ी दूरी पर थे। एक झूले पर मैं बैठा और दूसरे झूले पर सूक्ष्म। एक लड़का मुझे झूले से पीछे धक्का दे रहा था और दूसरा लड़का दूसरी तरफ। हम झूला झूल रहे थे, काफ़ी खुश थे। यूँ कहें कि मेरा ध्यान सूक्ष्म की तरफ नहीं था और सूक्ष्म का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। कुछ समय बाद मुझे चीखें सुनाई देती हैं। बच्चे चिल्ला रहे थे, मेरे दोस्त। झूला मेरा इतनी तेज़ था कि मैं मुड़ के पीछे देख नहीं सकता था, कहीं गिर ना जाऊं। मैं वैसे ही आवाज़ लगाता रहता हूँ कि क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहे हो। वो कह रहे हैं सूक्ष्म की तरफ देखो। क्या हुआ, सूक्ष्म की तरफ देखो, क्या हुआ। अब मैं पीछे देखने से रहा। मैंने उस लड़के को कहा कि मुझे झूला देना बंद करे। वो लड़का वैसे पहले ही झूला देना बंद कर चुका था और जैसे जैसे धीरे धीरे झूला हो रहा था मैं पीछे मुड़ के देख रहा था। और जो मैं देख रहा था वो क्या नज़ारा था। सूक्ष्म जिस झूले पर बैठा हुआ था
वो इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, बिना किसी सपोर्ट के, यानी कि कोई भी उसको धक्का नहीं दे रहा था। वो बस अपने आप ही बहुत तेजी से आगे पीछे होता जा रहा था। जैसे ही मेरा झूला रुका, मैं जल्दी से उतरा और मैं देख रहा हूँ कि सूक्ष्म चीखें मार रहा है। बाकी बच्चे भी इस फिनोमिना को देखकर चीखें मार रहे हैं, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा। अभी जो ये हो रहा था, शायद कुछ लोग, कुछ बच्चे हजम कर भी जाते, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो कोई हजम नहीं कर पा रहा। वो कोई हजम नहीं कर पाया। झूला ऊपर हुआ, झूला पीछे आया। जैसे ही झूला बिल्कुल मिडल में आया, वो ऐसे रुका जैसे कि किसी ने हाथ पकड़कर उसको रोक दिया। इतनी तेज जो झूला ऊपर नीचे जाए जा रहा था, अचानक से वो बिल्कुल मिडल में कैसे रुक गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। जैसे ही झूला रुकता है, हम देखते हैं कि सूक्ष्म की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं। यूँ कहें कि उसकी आंखें चढ़ चुकी हैं और वो कंपकपाते हुए नीचे गिर जाता है ज़मीन पर और तड़फने लग पड़ता है। ये नज़ारा देखते ही भागते हैं सभी, मुझे छोड़कर। मैं सबको आवाज़ लगा रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से इसको पकड़ो, इसको लेकर जाते हैं घर। लेकिन कोई भी साथ नहीं दे रहा था। मैं अकेला वहाँ पर क्या करता। मैं भी जल्दी से भागता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई बड़ा गुजरता है, उसको मैं सारी बात बताता हूँ और जल्दी से वो आता है। उसके पास साइकिल होता है। हम जैसे तैसे करके सूक्ष्म को साइकिल पर बिठाते हैं और गांव के ही क्लिनिक में ले जाते हैं। सूक्ष्म वैसे ही तड़प रहा था जैसे उसको किसी सांप ने काट दिया हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। आंखें तो तब से ही चढ़ी हुई थी जब से वो झूले से गिरा था। डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा था। आनंद फानंद में जब उसके पेरेंट्स आए तो उसको बड़े हॉस्पिटल यानी शहर में शिफ्ट किया गया। पूरे 4 दिन लगे उसको नॉर्मल होने में, लेकिन फिर भी ये कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि इसके बाद सूक्ष्म की जो हरकतें थी वो बिल्कुल अजीब सी हो गई। एक बच्चे से किसी मर्द की आवाज़ आती थी, कभी औरत की आवाज़ आती थी, और वो कहता था कि इसने हमें जगा दिया है, इसने हमें दोबारा से जगा दिया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे फिर कुछ गांव के लोगों ने बात करनी शुरू की कि क्या सच में इस तालाब में मुर्दे थे, क्या सच में वो जाग गए हैं। और वो पार्क उजाड़ हो गया। उजड़ गई दुनिया, मेरे दोस्त, सूक्ष्म की भी। सूक्ष्म अब शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। उसकी उम्र ही क्या थी, कुछ ही साल, मेरे जितना ही तो था। एक बार हमारे घर में सूक्ष्म के कोई रिश्तेदार आते हैं, काफ़ी हड़बड़ाहट में होते हैं, और वो कहते हैं कि सूक्ष्म कह रहा है कि रोहित को लेकर आओ, वो उससे मिलना चाहता है। रात का समय था, मेरे माता पिता भी साथ में जाते, और सूक्ष्म बेड पर पड़ा हुआ था। बाकी उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदार रो रहे थे, क्योंकि शायद ये उसका आखिरी समय था। आज सूक्ष्म कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, आंखों में उसके आंसू थे, और वो कह रहा था कि दोस्त शुक्रिया। मैंने कहा किस बात का। मैंने सबसे पहले उसको पूछा कि भाई हुआ क्या था, ये तो बता। वो कहता है कि जब मैं झूला झूल रहा था, कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों तरफ यानी आसपास दो औरतें बैठी हैं, बड़े ही डरावने चेहरे बड़े। मैं चीख मारता हूँ और उसके बाद झूला तेज होने लग पड़ता है। कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस पार्क में हम बच्चों के सिवा और भी बहुत लोग हैं। जैसे ही मैं गिरता हूँ, तुम मुझे उठाते हो, तुम मुझे वहाँ तक ले जा पाए क्योंकि तुम्हें हनुमान चालीसा तो आता था। तुम हनुमान जी का जाप करते करते मुझे उस पार्क से लेकर जा रहे थे, और तुम यकीन नहीं मानोगे,
वो सारे का सारा पार्क प्रेतों से भरा हुआ था। वो मुझे नोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जो हनुमान जी का जाप करते जा रहे थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो सभी ना चाहते हुए भी पीछे आ रहे थे। लेकिन हनुमान जी का जाप शायद मैं कर नहीं पाया। कुछ प्रेत शायद मुझ पर इतने हावी हो चुके थे। आज वो मुझे लेने आए हैं। गुंजाइश नहीं है रुकने की। बस सबको मैंने कह दिया है कि मैं जाऊंगा। ये बात छोटा सा बच्चा कह रहा था। अगर कोई बड़ा कहता तो और थी, लेकिन जब छोटा सा बच्चा ये बात कह रहा था तो सबका रोना रुक नहीं रहा था, मेरा भी। तब सूक्ष्म एक बात कहता है कि साथ निभाऊंगा मैं भी तेरा, जब तुझे जरूरत होगी, जान पर तेरी जब बन आएगी, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। ये आखिरी शब्द थे सूक्ष्म के, और वो चला गया। अरे हाँ, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? सूक्ष्म ही तो था वो आवाज सूक्ष्म की ही तो थी। कहकर वो गया था कि साथ निभाऊंगा मैं भी तेरा, बुरे तेरे वक्त में, जान पर बन जाए, जान पर जब बन आएगी तेरी, साथ रहूंगा तेरे मैं। मेरी जान पर ही तो बनी थी कई बार, और वो साथ था मेरा दोस्त, जिसने मरकर भी दोस्ती निभाई, जिसे मैं प्रेत समझता था। नहीं, वो प्रेत नहीं था, वो था सूक्ष्म। सूक्ष्म मेरा भाई, मेरा दोस्त। कितना बदनसीब हूं मैं कि इतने समय वो मेरे साथ रहा और मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैं जानना चाहता था कि वो कैसा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा तो उसकी मुक्ति मायने रखती है, लेकिन नहीं, इस मौके को मैंने गवा दिया। या यूं कहें कि शायद मैं अब कई बार ये दुआ मांगता हूँ कि कुछ बुरा वक्त आए और एक बार फिर से उसकी आवाज़ सुनाई दे और उसको मैं पहचानूं और उससे माफ़ी मांगूं कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया भाई। लेकिन वक्त जो एक बार चला जाता है वो मुड़ के नहीं आता। शायद रोहित के साथ भी यही था, और हाँ, रोहित को इस बात का जवाब तो मिल चुका था कि था कौन, वो आवाज़ें किसकी थी। वो था सूक्ष्म, रोहित का दोस्त, रोहित का भाई, जिसने उसने काफ़ी छोटी उम्र में खो दिया था।